सो हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू अगेन इन दिस सस्तान लर्निंग चैनल। आइए इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12वीं के इंग्लिश सब्जेक्ट यूपी बोर्ड का प्री बोर्ड पेपर 2023 का चेक करते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और निश्चित तौर पर इस पेपर को यदि आप पूरा देखते हैं तो आपके निश्चित तौर पर आगामी बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को। पूरे पेपर को हम लोग सॉल्व करके भी देखेंगे। इंग्लिश क्लास 12th का हमने एक प्लेलिस्ट बनाया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है, उस पर जाकर के आप चेक करेंगे तो आपके प्रोज पोइट्री सप्लीमेंट्री के सभी चैप्टर को कवर किया गया है, वहाँ पर अच्छे से बताया गया है, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। देखिए, प्रारंभ में कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। 100 मार्क का ये पेपर है आपका, और दिस पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन, सेक्शन ए, बी, सी एंड डी। अब सेक्शन ए आपका जो है रीडिंग स्किल है और सेक्शन बी राइटिंग स्किल है, साथ ही साथ सेक्शन सी आपका ग्रामर है और सेक्शन डी आपका लिटरेचर दिया गया है। सभी क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन दिया गया है सब कंपलसरी है आपका यहाँ पे। इसके बाद उनके जो मार्क हैं सम्मुख दिए गए हैं। अब सेक्शन ए शुरू होता है रीडिंग स्किल, जो कि अनसीन पैसेज होता है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। देखिए क्या दिया गया है इस पेपर में। मैंस लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज, मंथ एंड ईयर्स दैट ही हैज लिव्ड, बट बाय द डीड्स ही हैज डन एंड बाय द अचीवमेंट ही हैज मेड। तो इस पैराग्राफ में, इस अनसीन पैसेज में जिक्र किया जा रहा है कि आदमी का जो जीवन है उसके बिताए गए समय, महीनों, दिन से हम नहीं माप सकते, बल्कि उसके द्वारा जो नोबल वर्क किए जाते हैं, गुड वर्क किए जाते हैं, उनकी जो अचीवमेंट होती है जीवन में, जो उनकी उपलब्धि होती है, इससे हम उसका मापन करते हैं उसके लाइफ का। इस प्रकार का पैराग्राफ है। पैराग्राफ को पूरा हम लोग पढ़ लेते हैं, इसी में से आपको आंसर देना पड़ेगा, क्वेश्चन इसी में से पूछेगा। और इस तरह से यहाँ पे देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि हाउ इज मैंस लाइफ मेजर्ड। एक मानव के जीवन को कैसे मापा जाता है, हाउ इज मैंस लाइफ मेजर्ड। तो अभी आपने देखा कि मानव के जीवन को उसके बिताए गए समय से नहीं, बल्कि उसके जो भी श्रेष्ठ कार्य होते हैं उसके जीवन में, जो वर्क करता है उसके वर्क से, उसके डीड से मेजर हम कर सकते हैं, डीड से, उसके द्वारा किया गया कार्य से। तो आंसर हो जाएगा मैंस लाइफ इज मेजर्ड बाय हिज डीड्स एंड हिज अचीवमेंट। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। व्हिच इज मोर वैल्यूएबल, ए शॉर्ट लाइफ और ए लॉन्ग लाइफ। ये पूछ रहा है कि कौन सा ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, एक संक्षिप्त छोटा जीवन अथवा एक लंबा जीवन। तो इस पैराग्राफ में देखिए आगे जिक्र किया गया है कि ये जो शॉर्ट लाइफ होता है वह मोर वैल्यूएबल होता है, क्योंकि अपने उस छोटे से जीवन में जो भी व्यक्ति अच्छा काम किया, गुड अचीवमेंट लिया, गुड वर्क किया, तो शॉर्ट लाइफ इज मोर वैल्यूएबल देन लॉन्ग लाइफ। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, तीसरा का सी वाला क्वेश्चन देखिए क्या है। व्हाट शुड मैन प्रीफर टू डू इन लाइफ, माने एक आदमी को अपने जीवन में क्या करना चाहिए। तो श्रेष्ठ कार्य करना चाहिए, नोबल डीड करना चाहिए एक व्यक्ति को अपने लाइफ में। तो सभी क्वेश्चन आपके उस पैराग्राफ में मिल जाते हैं। अब इसी प्रकार से डी वाला देखिए पूछा है कि व्हाट मेक्स अ कैरेक्टर ग्लोरियस। क्या चीज़ एक चरित्र को शानदार बना जाता है, ग्लोरियस बना देता है। तो इस पैराग्राफ में आइए हम लोग चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि उस व्यक्ति के द्वारा जो ये नोबल डीड्स, स्प्लेंडिड, शानदार कार्य किए जाते हैं, उसके जो शानदार आइडियाज होते हैं, विचार होते हैं, यही जो है उसको, उसके लाइफ को ग्लोरियस बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ई का क्या दिया है। अब ई का यहाँ से थोड़ा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। ई का फर्स्ट एक नंबर का दिया है। व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इम्पोर्टेंस। इम्पॉर्टेंस पूछ रहा है कि इम्पॉर्टेंस का मतलब क्या है। इम्पॉर्टेंस का मतलब महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंस होता है। तो इस पैराग्राफ में देखिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंस का मीनिंग इसी पैराग्राफ से मिलेगा, सिग्निफिकेंस यहाँ पे दिया गया है, सिग्निफिकेंस। सेकेंड वाला देखिए पूछा है कि व्हाट इज मीन बाय नोबल इंडिविजुअल्स, माने नोबल इंडिविजुअल्स का मतलब कि बहुत अच्छा प्रयास आपके द्वारा किया जा रहा हो, कोई ग्रेट एफर्ट आपके द्वारा किया जा रहा हो। फिर अगला क्वेश्चन है तीसरा वाला दिया, देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडीड एंड इनडीड। देखिए इंडीड का मतलब होता है रियल, कोई चीज़ वास्तव में हो, रियल में हो, इंडीड। और डीड का, इनडीड, ये डीड सिर्फ बताया है, डीड का मतलब होता है वर्क।
तो इस प्रकार से हम सभी जो भी अनसीन पैसेज पहला का इसमें दिया गया है, इस तरह से हम लोग आंसर देते हैं। अब यहाँ से शुरू होगा आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी शुरू होता है राइटिंग स्किल, जहाँ पर आपको एसे, आर्टिकल्स और लेटर देखने को मिलेगा। देखिए इसमें क्या आया हुआ है पेपर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें देखना है क्वेश्चन है, जो कि निश्चित तौर पर ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे। देखिए राइट एन आर्टिकल्स एसे ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। ये 10 नंबर का आया हुआ है। देखिए दिया है पहला वाला पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन इंडिया, और सेकंड है इंक्रीजिंग पोल्यूशन, किस प्रकार से ये प्रदूषण बढ़ रहा है और जनसंख्या, हमारे देश में जनसंख्या का जो पॉपुलेशन प्रॉब्लम है उसके संदर्भ में हमें आर्टिकल्स यानी लेख निबंध लिखना है। ये हमारे चैनल पर हमने कवर किया है, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है। इसको इन दोनों एसे को आप जाकर के कंप्लीट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या दिया है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। देखिए लेटर यहाँ पर दिया है कि आपके जहाँ पर रह रहे हैं आपके एरिया में काफ़ी ख़राब पुअर स्थिति है वाटर सप्लाई का, अथवा कहीं कभी कभी लेटर में आता है इलेक्ट्रिसिटी सही से नहीं आ रहा है जबकि आपके एग्जामिनेशन चल रहे हों, तो थोड़ा सा आप मैटर वहाँ पर चेंज करके आप लिख सकते हैं। तो इसको हमने अपने चैनल पर कवर किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, जाकर के चेक कर लें। आप लिख देखिए दूसरा वाला दिया कि राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज अ फुटबॉल मैच, माने अपने अपने प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है कि वह आपके स्कूल में फुटबॉल खेलने की एक प्रबंध व्यवस्था करें। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जाकर के चेक कर सकते हैं। तो सेक्शन बी था। इसके बाद आइए देखिए सेक्शन सी। अब यहाँ से आपका ग्रामर शुरू होता है, ग्रामर पोर्शन। प्रश्न संख्या 4 देखिए, 4 दिया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू दी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब पेपर में आपको पहला क्वेश्चन देखिए आया हुआ है ऑप्शनल टाइप का। ऑप्शनल टाइप के रहेंगे, 5 क्वेश्चन रहेंगे, ये 10 नंबर के दिए जाएंगे। सही विकल्प को चयनित करना है जो कि आपके ग्रामर पर आधारित है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, फ्रेजल वर्ब है, एंटोनिम है, सिनोनिम है। देखिए ए वाला क्या दिया है, ए वाला दिया है कि ए पर्सन हु नोज मेनी फॉरेन लैंग्वेज, एक ऐसा व्यक्ति जो कि कई विदेशी भाषाओं का जानकार हो, उसको कहा जाता है। देखिए ऐसे व्यक्ति को हम लोग लिंग्विस्ट कहते हैं। लिंग्विस्ट माने भाषाविद, यानी जो भाषा का जानकार हो। तो यहाँ पे पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब बी वाला देखिएगा, चौथे का बी पूछा है कि द फ्रेज कीथ एंड कीन मीन्स, यानी ये फ्रेजल वर्ब दिया है। कीथ और कीन का मतलब देखिए होता है रिलेटिव, जो आपके नात रिश्तेदार होते हैं, आपके सगे संबंधी होते हैं, उनको रिलेटिव कहते हैं। तो यहाँ पे चौथा वाला विकल्प करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद सी वाला क्वेश्चन दिया है द साइनोनिम ऑफ लाउडेबल इज। देखिए लाउडेबल का मतलब होता है आप किसी चीज़ की प्राइस करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो उसको हम लोग लाउडेबल कहते हैं। लाउडेबल का पर्यायवाची पूछ रहा है, तो इसमें जो सही होगा वो थर्ड वाला, तीसरा होगा प्राइज वर्दी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए डी का क्या दिया है। देखिए डी है कि आई प्रीफर ए पेन देन ए पेंसिल, मैंने एक पेन दिया तब इसके बाद पेंसिल दिया। यहाँ पे क्या एरर है, क्या मिस्टेक है पूछ रहा है। पेन मिस्टेक होगा कि प्रीफर मिस्टेक होगा कि देन होगा कि पेंसिल होगा। तो यहाँ पे देखिए जो वाक्य दिया गया है प्रीफर ए पेन देन ए पेंसिल, तो यहाँ पे देन होना चाहिए था, THEN होना चाहिए था, जो कि गलत है। इसकी स्पेलिंग ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे की कंपैरिजन कर रहा है, तुलना हो। तो इस संदर्भ में थर्ड वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब चौथे का ई देखिए क्या दिया है। चौथे का ई है एंटोनिम ऑफ यूनिटी इज, यानी कि विलोम शब्द, यूनिटी का विलोम शब्द पूछ रहा है। पहला दिया है देखिए यूनियन, दूसरा दिया है कोलिटिशन, और तीसरा दिया है अमलगमेशन, चौथा है डाइवर्सिटी। तो देखिए यूनिटी माने एकता होता है, यूनियन माने भी यहाँ पर एकता होता है, कोलिटिशियन माने भी संगठन या एकता, अमलगमेशन माने भी एक संगठित रूप होता है। तो इसमें डाइवर्सिटी माने विविधता। ये जो चौथा विकल्प है ये आपका राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5वां का देखिए दिया है, यहाँ पे ग्रामर का 5वां है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच आ गया है। 2 दिया है, 2 में से कोई एक करना है। पहला क्या दिया कि आई सेड टू हिम डिड यू नॉट प्रॉमिस टू कम। तो ये देखिए आपका
इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया गया है, तो इसमें साइड टू को आस्क्ड कर देंगे। इसके बाद कंजक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, टेंस और पर्सन इत्यादि में परिवर्तन होगा। क्या हो जाएगा, आई सेड टू हिम को बोल देंगे आई आस्क्ड हिम, इफ या वेदर लगा देंगे, इफ। अब यू यहाँ पे सेकेंड पर्सन लगाया, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के अनुसार हिम के अनुसार बदलेंगे तो ही जाएगा। इफ ही हैड नॉट प्रॉमिस्ड टू कम, यहाँ पे चूंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे, इफ ही हैड नॉट प्रॉमिस्ड टू कम। अब सेकंड वाला दिया है कि माय मदर सेड मैन इज मॉर्टल, मेरी मदर ने बोली कि मानव जो होता है ना मॉर्टल है, नश्वर है। तो यहाँ पे ये सत्य चीज़ रहने वाली जो आदतें होती हैं, बातें होती हैं, कहावतें सदा सत्य चीज़ों में कोई परिवर्तन नहीं करते, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका आंसर सिर्फ यही हो जाएगा कि माई मदर सेड दैट मैन इज मॉर्टल, इन्वर्टेड कॉमा इत्यादि सब हटा दीजिए। अब बी वाला दिया है कि कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स। क्योंकि फर्स्ट यहाँ पर दिया कि ही इज है पुअर, ही इज हैप्पी, तो इसको कम्प्लेक्स में सेंटेंस में चेंज करना, कम्प्लेक्स में। तो कम्प्लेक्स में यदि दो विरोधी चीज नजर आता है तो वहाँ एट का भी प्रयोग कर दिया जाता है। तो ही इज पुअर एट ही इज हैप्पी, माने वह गरीब है फिर भी खुश है, तो एट लगा देंगे बीच में, हो जाएगा आपका। और दूसरा वाला क्या दिया है देखिएगा, दूसरा दिया है कि द सोल्डर अराइव्ड द मॉब डिस्पर्स्ड, यानी कि सिपाही आए और जो भीड़ है वो तितर बितर हो गई। सिंपल सेंटेंस में बदलना है। देख रहे हैं दोनों का, द सोल्डर अराइव्ड, दोनों का सब्जेक्ट डिफरेंस है दोनों वाक्य में। यहाँ पर सोल्डर दिया है, यहाँ पर माप। तो यदि सब्जेक्ट दोनों के डिफरेंस हैं तो इनको हम लोग पास्ट पार्टिसिपल का तो प्रयोग करते बट सब्जेक्ट एक होता, लेकिन यहाँ पे हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की तरह प्रयोग करेंगे। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट माने उस कर्ता को कहेंगे जो कि वाक्य में स्वतंत्र रहता है। तो यहाँ पर जो सोल्डर सब्जेक्ट है ये वाक्य में स्वतंत्र है, वही आया, इसीलिए जो माब है डिस्पर्स हो गई, इधर उधर भाग गई। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं फिर हैविंग लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, द सोल्डर हैविंग, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाइए अराइव्ड, अर्धविराम लगाइए, द माब डिस्पर्स्ड, भीड़ तितर बितर हो गई। अब सी वाला देखिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन दिया है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। तो यहाँ पे जो पहला दिया है कि सी इज टू वीक टू गो टू हॉस्पिटल फॉर मेडिसिन, यहाँ पे कोष्टक में लिखा है रिमूव टू को हटाते हुए इन सब कुछ चीज़ को हमें परिवर्तित करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि रिमूव टू को हटाते हैं तो सो लगाते हैं उसके स्थान पे, यहाँ पे सो लगा दिया जाता है। साथ ही साथ दैट भी लगाते हैं, कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। यदि सब्जेक्ट आपका, यदि टेंस जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो कैन नॉट लगाएंगे, यदि पास्ट है चूँकि इज लगाया है तो कैन नॉट इसमें प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले उसकी सब्जेक्ट ढूंढेंगे सी इज, टू को हटाएंगे सो लगाएंगे, सी इज सो वीक। अब एडजेक्टिव वीक लगा देंगे, सी इज सो वीक दैट, इसके बाद पुनः कर्ता लगाएंगे दैट सी कैन नॉट गो टू हॉस्पिटल फॉर मेडिसिन। मुंबई इज़ द बेस्ट सिटी इन इंडिया, यहाँ लिख रहा है, ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है, इसको कंपैरेटिव में बदलना है। तो क्या हो जाएगा, मुंबई इज बेटर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। ग्रामर के भी क्वेश्चन हमने पूरा कवर किया है अपने चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है। क्लास 11th और 12th का ग्रामर जो नीट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बोर्ड की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर डी का देखें क्या क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पे करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पहला दिया है कि सन राइजेज इन ईस्ट, यहाँ पे ना कोई त्रुटि मिस्टेक किया है। जानते हैं कि कोई भी बड़ा चीज़ होता है, सन मून, इसके पहले द का प्रयोग करेंगे, अर्थ हो गया, और दिशाओं के नाम से भी पहले द का प्रयोग किया जाता है। किरण इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, योग्य है। तो यहाँ पर
जो त्रुटि किया है आफ किया है, आफ ना होकर के वहाँ पे फार होना चाहिए, यही मिस्टेक किया गया है। अब ई वाला क्वेश्चन देखें, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स क्लियर। यानी यहाँ पे होमोफोन्स टाइप का दिया है, इसका वाक्य प्रयोग करना है इंग्लिश में। अब देखिए कि पहला वाला जो चीज़ दिया है यहाँ पे, ये होमोफोन्स होते हैं। लोन लोन दोनों का देखिए स्पेलिंग डिफरेंस है। एल ओ यानी लोन माने एलोन होता है अकेला, जबकि एल ओ ए एन लोन माने क्या होता है, कर्जदार होता है। कोई भी वाक्य पर जैसे लोन दिया येलो या नहीं, तो ही वेंट लोन इन द फॉरेस्ट, वह जंगल में अकेला गया। अब दूसरा वाला जो लोन दिया है, लोन मीन्स कर्जदार, तो यहाँ पे लिख सकते हैं रामू हैज लोन्ड टू द बैंक, यानी रामू के ऊपर बैंक का कर्ज हो चुका है। इस प्रकार से नीचे का जो दिया है सोर और सोवर, देखिए एस ओ ए आर, सोर माने ऊपर हवा में उड़ना, गोता लगाना, तो द बर्ड्स आर सोरिंग इन द स्काई, पक्षियाँ हवा में ऊंचाई पर उड़ रही हैं। और दूसरा जो दिया है सो यू आर, सोर मीन्स होता है खट्टा, तो दीज मैंगोज आर सोवर। अब क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट क्या दिया है, ट्रांसलेट आपका क्या दिया है, ट्रांसलेट यहाँ से आ गया जो कि 5 मार्क के ए दिए गए हैं। अब देखिए क्या है इसमें, पहला तक दिया है रात अंधेरी थी, पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इट वाज ए डार्क नाइट, इट वाज ए डार्क नाइट। दूसरा आगे दिया है कि घड़ी में 12 बज रहे थे, अर्थात इट वाज 12 o'clock। आगे दिया है कि कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे, तो डॉग्स एल्सो वेयर नॉट बार्किंग, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। आगे दिया है देखिए मैं गहरी नींद में सो रहा था, मतलब हो जाएगा कि आई वाज इन डीप स्लीप, मैं जोरों की आवाज़ सुनकर एकाएक जाग उठा, देखिए कह रहा है। तो आई अवोक, सेकेंड फॉर्म अवोक लगाएंगे, अवेक अवोक सडनली हियरिंग ए लाउड साउंड, हियरिंग ए लाउड साउंड। फिर आगे लिखा कि देखिए कि मैंने देखा सभी लोग एक ही ओर भाग रहे हैं, क्या हो जाएगा, आई सा ऑल पीपुल आर रनिंग इन वन डायरेक्शन। अगला दिया कि कुछ लोग पानी लिए जा रहे थे, यानी कि सम पीपुल वेयर कैरिंग वाटर, कैरिंग माने ढो रहे थे, वाटर माने पानी, सम पीपुल वेयर कैरिंग वाटर, पानी लिए जा रहे थे। कुछ धूल, देखिए यहाँ पर लिखा है कि कुछ धूल लिए जा रहे थे, मतलब कि सम वेयर कैरिंग डस्ट, डस्ट यानी धूल लिए जा रहे थे। आगे देख रहे हैं कि कुछ लोग अपने हाथों में लाठी लिए हुए थे और कुछ खाली हाथ भी जा रहे थे, तो सम पीपुल हैड स्टिक्स माने डंडी, छड़ी, लाठी, इन देयर हैंड्स एंड सम वेयर गोइंग एम्प्टी हैंड्स एल्सो। आगे देखिए दिया है कि मैं कुछ देर मैं समझ न सका कि क्या बात है, मैंने कि क्या हो जाएगा कि आई कुड नॉट अंडरस्टैंड फॉर सम टाइम्स व्हाट इज द मैटर, मैं खाट पर लेटा रहा, यानी कि आई वाज लेड ऑन काट। फिर आगे लिख रहा है देखिए कि कुछ देर में, देखिए आगे लिखा है कि कुछ देर में आसमान में ढेर सारा धुआं और रोशनी दिखाई पड़ी, तो आफ्टर सम टाइम्स आई सा स्मोक एंड लाइट इन द स्काई हो जाएगा, धुआं दिखाई पड़ी आकाश में, और ज्ञात हुआ कि एक मकान में आग लग गई थी, माने इट वाज नोन दैट ए हाउस काट फायर देयर। तो इस प्रकार से ट्रांसलेशन वाला पोर्शन दिया गया। इसके बाद देखिए सेक्शन डी आपका लिटरेचर शुरू होता है, जिसमें प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन समाहित किए गए हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स। 2 क्वेश्चन आपको करना है, 8 नंबर के हैं, ऑप्शनल दिया गया है। यहाँ पे देखें ये 60 क्वेश्चन है। पहला दिया कि व्हाई डिड, ये आपके प्रोज से है,
व्हाई डिड साहेब ज्वाइन द जॉब एट द मिल्क बूथ, व्हाट वाज ही पेड फॉर हिज सर्विस, यहाँ पर देखिए लिख रहा है। तो ये आपका लास्ट स्प्रिंग चैप्टर का एक क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये पूछ रहा है कि जो साहेब नाम का उसमें लड़का था, आखिर वहाँ पर उस मिल्क बूथ के दुकान में क्यों ज्वाइन किया, क्या रीज़न था, व्हाट वाज ही पेड फॉर हिज सर्विस, और जब वहाँ नौकरी करने लगा तो उसको उस शुरू में उसको कितना मिल रहा था। तो साहेब देखिए, और इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि बहुत ही गरीब था, जानता था मेरे माता पिता गरीब हैं, तो यही रीज़न था। साहेब ज्वाइंड द मिल्क बूथ फॉर ही वॉज वेरी पुअर, और उसको वहाँ पे नियरली 800 रुपीज़ उस समय मिलता था। देयर ही पेड 800 रुपीज़ ऑल टाइम पर डे। यही रीज़न था कि मिल्क बूथ में काम किया, उसकी गरीबी ने बताया, और उसको 800 रुपीज़ मिलता था। अथवा ऑप्शनल दिया है, नीचे वाला क्वेश्चन क्या दिया कि हाउ डीप वाज द पूल, व्हाट वाज देयर इनसाइड द वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीप वाटर का है आपके प्रोज से। ये पूछ रहा है कि वो जो ताल था जिसमें कि वो तैरने के लिए गया हुआ था, वो जो लेखक था विलियम सी डगलस, और उसने वहाँ पर क्या देखा और उसकी गहराई कितनी थी। तो द पूल वाज 9 फीट डीप, 9 फीट गहरा था। और इनसाइड द वाटर देयर वाज, वहाँ पे टैब, बॉटम टाइड, एंड वाटर इज क्लीन, देयर वर एवरीवेयर इट वाज वाटर, वाटर एंड वाटर, हर जगह पानी ही पानी वहाँ पे थे। तो आंसर हो जाएगा द पूल वाज 9 फीट डीप एंड एवरीवेयर देयर वाज वाटर एंड वाटर ओनली इनसाइड। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बी वाला देखिए दिया है कि व्हाट डिड फ्रेंच थिंक अबाउट द पिजन्स वाई। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला द लास्ट लेसन, पहला चैप्टर आपके अप्रोच से दिया है। इसमें बताया जाए कि जो फ्रेंच था, फ्रेंच, व्हाट डिड फ्रेंच थिंक अबाउट द पिजन्स, जो फ्रेंच थे वो पिजन्स के बारे में क्या सोचा और ऐसा क्यों सोचा। देखिए इस लास्ट लेसन में वो जो मिस्टर हैमल थे उनका वो आखिरी समय था, क्योंकि जर्मन से आदेश हो गया था कि यहाँ पर अब जर्मन भाषा फ्रांस के स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर जो फ्रेंच था उससे तो आश्चर्य था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो पक्षियाँ हैं, कबूतर हैं, इनको भी लोग जर्मन सिखाने लगे। तो इस तरह से उस वक्त यही वो थिंक किया था, थाट किया था कि अब इस ज़माने में अब जबकि जर्मन पढ़ाया जाएगा, इस वजह से जो ये पक्षी पीजन्स हैं वो भी दुखी हैं, उनकी भी आवाज़ वेरी लो है। और अथवा वाला क्वेश्चन दिया है, बी का ऑप्शनल क्वेश्चन दिया कि हु वाज द राइटर सेलर एंड हाउ डिड ही मेक देम, और उनको कैसे बनाता था। चूहेदान विक्रेता कौन था और ये चूहेदानियों को किस प्रकार से बनाता था। ये आपके प्रोज का क्वेश्चन है, चैप्टर 4th चैप्टर द राइट ट्रैप सेलर से है, द राइट ट्रैप। तो उसमें क्या होता है कि जो वो राइट ट्रैप है, चूहेदानी है, वो एक पेडलर है, विक्रेता है, साथ ही साथ चोर भी है। तो ही वॉज ए पेडलर एंड ऑल्सो अ थीप, और वो जो भी सामान उसको मिल जाता था चोरी से या फिर भीख में, तो उन्हीं सब चीज़ों से तमाम स्टोर्स में, दुकानों में, तो उनसे वो जो है चूहेदानी बनाता था, जो भी वस्तुएं उसको मिल जाती थी। अब देखिए इसका लॉन्ग क्वेश्चन शुरू होता है जो कि 7 नंबर का है। 7 में 2 दिया रहेगा, 7 नंबर में 2 में से कोई एक करना है। यहाँ पर देखिए दिया है आंसर इन वन ऑफ द फॉलोइंग इन नियरली 80 वर्ड्स। लिखे कि हु वाज राजकुमार शुक्ला एंड व्हाई डिड ही डिसाइडेड टू मीट गांधी जी एंड व्हाट डिड ही डू टू फुलफिल हिज डिजायर। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसने क्या किया। इंडिगो चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में सब क्वेश्चन आए हुए भी हैं। राजकुमार शुक्ला कौन था और वह गांधी जी से मिलने का निर्णय क्यों लिया और उसने अपनी इच्छा को आखिर पूरा कैसे किया। तो हम बता दें कि जो उसमें राजकुमार शुक्ला है वह भी एक जनरल फार्मर है, पीजेंट है, किसान ही है, एक ऑर्डिनरी जो सिंपल फार्मर की तरह है वह भी है उसी। और वहाँ पे जो बटाईदारों थे उनकी मालिया हालत बड़ी खस्ती थी, और जो भूमिदार या लैंडलॉर्ड्स होते थे उनको बहुत सताते थे। उनके ज़मीन पर जो भी उपज हुआ करती थी उसका उपज वो अपने हिस्से में ले लेते थे, इससे सब परेशान थे। वहाँ पे राजकुमार शुक्ला जो है चंपारण बिहार में रहता था। बिहार चंपारण में वहाँ किसानों की हालत सही था नहीं, तो उसने डिसाइड किया कि ऐसा करो कि गांधी जी से मिलो और उनका अपने जो भी समस्या है उनके सामने रखिए और ज़रूर वो हमारी समस्या को निजात करेंगे। और फिर गांधी जी को बुलाता है, सारा कंडीशन दिखाता है और गांधी जी के पीछे पीछे चल देता है, और वास्तव में अंततोगत्वा जो गांधी जी थे किसानों का हक दिला करके माने, इस तरह से उसने अपनी इच्छा को पूरा किया।
ये सभी क्वेश्चन हमारे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब हैं। अब देखिए बी वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है। बी क्वेश्चन है देखिए, हु वाज मुकेश, व्हाट डिड ही वांट टू डू इन हिज लाइफ, अपने जीवन में क्या करना चाहता था, एंड व्हाट डिड ही नॉट वांट टू फॉलो, और वह किस चीज़ का अनुकरण नहीं करना चाहता था। तो हम बता दें कि फिरोजाबाद शहर में ये जो मुकेश है वो भी चूड़ी बेचने वाले परिवार से बिलोंग रखता है। उसके माता पिता भी जीवन भर चूड़ियाँ बेचने का काम करते थे और तंगहाली बदहाली उनके माता पिता का जीवन था। और फिरोजाबाद में ये जहाँ पर गलियाँ बहुत ही नरक होती थी और उन गलियों के घुटन भरे गलियों में उन लोगों को छोटे से बंद कोठरियों में रह करके दिन दिन भर फैक्ट्रियों के सामने जलते हुए चूड़ियाँ बनाया जाता था और आंखें अंधी भी हो जाती थी। ये घुटन इस चीज़ को पसंद नहीं करना चाहता था, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था अपने जीवन में। वह नहीं चाहता था कि हम भी वहीं रास्ते पर चले जहाँ पर जिस रास्ते से हमारे माता पिता चले हैं, तो वो अपनी जीवन में वो समथिंग चेंजिंग चाहता था। क्वेश्चन नंबर 9 देखें कि रीड द फॉलोइंग स्ट्रक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ से अब आपके पोइट्री सेक्शन से क्वेश्चन दिए गए हैं और 6 मार्क के 3 क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। देखिए पोएम दिया गया है यहाँ पे, नाउ वी विल काउंट 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, लेट्स नॉट स्पीक एनी वन लैंग्वेज। कोई भी, सब शांत रहेंगे, कोई भी किसी भी भाषा में किसी प्रकार का एक सेकंड के लिए नहीं बोलेगा, सब लोग शांत रहें। एंड अगले नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और अपने बाहों अपने भुजाओं को भी न डुलाएं। इस तरह से मैं 12 तक, नाउ विल काउंट 12, 12 तक गिनूंगा और हम सभी शांत रहेंगे। ये आपके कीपिंग क्वाइट चैप्टर से है, पेब्लो नेरूडा से है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पर आधारित जो क्वेश्चन है इस प्रकार से देखिए दिया गया है। पहला दिया है यहाँ पे, लिख रहा है कि व्हाट डज द पोएट से इन द फर्स्ट 2 लाइन्स। पहले 2 पंक्तियों में कवि ने क्या कहा। पहले दोनों पंक्तियों में ही कहा कि देखो मैं 12 तक काउंट करता हूँ और इस 12 तक गिनने में 1 2 3 4 हम सभी कीप शांत रहेंगे। तो यही चीज़ बोला था, वी हैव कीप इन दिस टाइम। अब दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है देखिए बी सेकंड का, व्हाट डज द पोएट वांट वंस ऑन द फेस टू द अर्थ। यानी कि वो क्या चाहता है, एक बार धरती पर सब लोग क्या रहें। तो वह यही चाहता है कि धरती पर सब लोग एक बार साइलेंट रहें, कोई भी किसी भी प्रकार से कोई शब्द न बोले, किसी भी लैंग्वेज में साइलेंट रहने की वो इच्छा चाहत करता है। यानी कि ही वांट्स नॉट टू स्पीक इन एनी लैंग्वेज वंस। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया कि व्हाट डज द पोएट वांट फॉर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के लिए आखिर क्या चाहता है। यही नहीं चाहता है कि सब लोग खामोश रहें, शांत रहें। फॉर 1 सेकेंड द पोएट वांट्स नॉट टू मूव देयर आर्म्स सो मच, माने अपनी बाहों को अपने भुजाओं को लोग इधर से उधर ना करें, एकदम साइलेंट रखें उनको भी। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन। यहाँ पर माई मदर राइट 66 पहला पोएम का सेंट्रल आइडिया, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, आंट जेनिफर्स टाइगर। सभी सेंट्रल आइडिया को हमने कवर किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट का, उस पर जाकर के चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 था ये, आंसर एनी वन क्वेश्चन इन 40 वर्ड्स। और यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, 8 नंबर के 60 क्वेश्चन है आपके सप्लीमेंट्री विस्तार से क्वेश्चन ये शुरू होते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली। तो चार्ली जो उसका दोस्त था, सैम का दोस्त था, तो सैम ने अपने दोस्त चार्ली के संदर्भ में अपने उस पत्र में जब उसको पत्र लिख रहा था तो क्या लिखा। तो जो सैम था उसने अपने पत्र में लिखा कि जो चार्ली है मेरा दोस्त है, वो उस पत्र में ही लिखा कि मैं तो वहाँ पर 3rd लेवल पर चला गया था, लेकिन मेरे जो दोस्त हैं वो चार्ली और उसकी पत्नी लूसिया, मैं यही कोशिश करता हूँ कि वह भी सुरक्षित सकुशल यहाँ 3rd लेवल की तलाश करें और वहाँ पर पहुँचे। इस क्वेश्चन को भी आप चेक कर लेंगे। अथवा ऑप्शनल देखिए, व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शंस। वो ज्योतिषी का क्या भविष्यवाणी था, प्रेडिक्शन था। ये आपके 2nd चैप्टर द टाइगर किंग से दिया गया कि भविष्यवाणी में वही किया था एस्ट्रोलॉजर कि यह जो प्रिंस है ये चूँकि बुल के समय में उत्पन्न हुआ है, अतः इसकी जो है ना टाइगर से इसकी दुश्मनी होगी और निश्चित तौर पर जो बुल है अर्थात जो प्रिंस है वो टाइगर के हाथों मारा जाएगा, यही भविष्यवाणी किया था। द बुल एंड द टाइगर्स वेयर इन विच देयरफॉर ही वुड डाई बिकॉज ऑफ द टाइगर। देखिए बी का कहते हैं व्हाट वाज द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम।
तो स्टूडेंट माने जो छात्रों के लिए आइस प्रोग्राम था, ये जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ आपके विस्तार से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम उसमें क्या है। तो उस प्रोग्राम का लक्ष्य यही है कि हाई स्कूल के बच्चों को वहाँ पर जो अंटार्कटिका है वहाँ पर ले जाया जाए, जिससे बच्चे वहाँ से कुछ सीखें। द प्रोग्राम वाज स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम विथ द मोटिव टू गिव द हाई स्कूल स्टूडेंट्स एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी टू द स्टडी ऑफ द अंटार्कटिका का वो स्टडी करें, इसके लिए उनको अवसर दिया जाए बच्चों को, उससे कुछ वो लर्न करें, जाने सीखें। ये अगला क्वेश्चन ऑप्शन में दिया कि हु वाज मिस्टर लैम्ब एंड हाउ डिड डेयरी कम इन हिज कॉन्टैक्ट। ये पूछ रहा है कि मिस्टर लैम्ब कौन थे और डेयरी कैसे वहाँ पर उसके संपर्क में आया। तो ये ऑन द फेस ऑफ इट चैप्टर से लिया गया है आपके विस्तार का। तो मिस्टर जो लैम्ब था वह एक ओल्ड व्यक्ति था, बूढ़ा आदमी था, जिसकी की जो टांगें हैं वो कष्ट में खो गई थी। खास करके जब युद्ध चल रहा था, वार चल रहा था, तो उस वक्त ही हैड लॉस्ट हिज रियल लेग एंड इट इज आर्टिफिशियल लेग ऑफ मिस्टर लैम्ब। और सेकेंडरी पूछा है कि डेरी था वह एक लड़का था जिसका कि चेहरा जो है ना पूरी तरह से तेजाब के चलते झुलस चुका था और काला हो गया था, भद्दा हो गया था, लोगों से डर रहा था। वो छुपते छुपाते किसी प्रकार से जो मिस्टर लैम्ब रहा करते थे अपने गार्डन में, उनकी बड़ी बड़ी घासों के अंदर वो छुप करके उस बगीचे में चला आया था। इस क्वेश्चन को भी देख लेंगे। सारे क्वेश्चन को हमने सॉल्व कराया अपने चैनल पे। क्वेश्चन 12 देखिए, यहाँ पे आपका लॉन्ग क्वेश्चन दिया कि हु वाज डॉक्टर सदाव, हाउ डिड ही मीट हाना एंड मैरिड टू हर। तो डॉक्टर सदाव कौन था और हाना से उसकी मुलाकात कैसे हुई और कैसे दोनों शादी किए। तो ये आपके द इनवी चैप्टर से लिया गया है। डॉक्टर सदाव वाज अ फेमस जापानी सर्जन्स, एक जापानी सर्जन था, चिकित्सक था। और when he was studying in America, there he met Hannah girl during his study period, and there he met at the professor house and married there. इस क्वेश्चन को हमने अपने चैनल पर कवर किया है। इसके आंसर को आप अच्छे से समझ ले, जा करके देख लें। अथवा दिया कि whom was the wizard, why did he live alone and how did he use to magic and why। तो विजर्ड जो जादूगर था वो कौन था और वह अकेला क्यों रहता था। वाई डिड ही लिव एलोन, हाउ डिड ही यूज टू डू मैजिक एंड वाई, और ये किस प्रकार से अपने जादू का प्रयोग करता था। देखिए ये क्वेश्चन आपके शुद्ध विजर्ड हिट मम्मी से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें जो विजर्ड है वह विजर्ड एक जादूगर था और उसका एक ओल्ड मैन तो था ही, लंबी वाइट बियर्ड रखता था और उसके अंदर कुछ मैजिकल पावर थे, कुछ जादुई शक्ति था। और उसके पास ही है ए स्टिक, एक छड़ी भी, उसकी डंडी भी हुआ करती थी। एंड देर वाज नो एनी वुमन इन हिज हाउस, उसके घर में कोई औरत नहीं थी। सो ही लिव्ड एलोन, अकेला रहा करता था। और अनक्लीन, उसका जो मकान हुआ करता था, कमरा, वो क्लीन नहीं था, डर्टी थे। इसका भी पूरा क्वेश्चन हमारे चैनल पर अपलोड है, आप जाकर के प्ले लिस्ट में चेक करें। सो थैंक्स।